धमका रहा है कि आप नहीं दीजिए आपको जान मार देंगे। तो मैंने कहा कि आपने किया क्या? तो बोला मैंने कुछ नहीं किया, हमने सीधे-सीधे तो अपने वकील को बोला कि आप कैंसलेशन फाइल कर दीजिए, तो कैंसलेशन रिजेक्ट हो गया और तब वो केस मेरे पास आया। मैंने कहा कि आप सबसे पहले, चूँकि आपको ये अंदेशा है और आपको बार-बार ये बात धमकी आ रही है कि आपके गवाह वहाँ अपीयर नहीं हो, आप एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल कर दें। और वो इन्फॉर्मेटिव पिटीशन मैंने वहाँ फाइल करवा दिया सेक्शन 139 में। और इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल करने के बाद जब उसके बाद उनको पता नहीं था, क्योंकि जब इन्फॉर्मेटिव पिटीशन आप फाइल करते हैं तो अपोजिट पार्टी को पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं जाती है। वो आपकी सेफ्टी के लिए, और ये आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है, ये आपका समझिए गुप्त हथियार है, सीक्रेट हथियार है, जो अपोजिट पार्टी को पता भी नहीं चला और आपने उसका यूज भी कर लिया। तो हमने उस इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल करवा दिया। इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल करने का उसको पता नहीं था। उसने क्या किया, उसके कुछ दिनों के बाद उसने उस व्यक्ति को धमकी दी और पिटाई कर दिया। उसे वो पता नहीं कि इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल हो चुका है उसके खिलाफ में। तो उसने उसकी पिटाई कर दी और पिटाई कर जितना उसके जूता चप्पल से मारना था मारा, और ये कहा कि यदि गवाही दी है तो जान से हाथ धो दोगे। यह बात हमने पहले इन्फॉर्मेटिव पिटीशन में डलवा दी थी। अब चूंकि घटना घट चुकी है, मैंने आपको बताया था कि घटना घटने के पहले इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल होता है। अब घटना घट चुकी तो क्या फाइल होगा? एफआईआर फाइल होगा। तो एफआईआर जो फाइल करने के लिए वहां पर वह गए, तो वह उसने बताया कि मेरे साथ यह घटना हो चुकी है। अब चूंकि घटना हो चुकी है तो एफआईआर तो रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है ना। यदि रिफ्यूज करेंगे तो आप एसपी के पास चले जाएंगे, कंप्लेन केस फिर आप एक करेंगे। तो एफआईआर फाइल किया गया। तो एफआईआर को फाइल करने के पहले उन लोगों ने मुझसे फिर पूछा कि ऐसा-ऐसा, मैंने कहा कि आपने इन्फॉर्मेटिव पिटीशन जो फाइल किया है, अब उसको यूज करने का समय आ गया है। तो वो जब वो एफआईआर फाइल करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मैंने सीजीएम के यहाँ इस बात का अंदेशा था, इसका इन्फॉर्मेटिव पिटीशन फाइल किया हुआ है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी इसके साथ अटैच। अब पुलिस के सामने मजबूरी है, पुलिस एफआईआर फाइल न करे ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस केस को हसप कर दे थाने के स्तर पर, यह भी नहीं हो सकता। अब चूंकि वह व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, वह पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकता था, तो मैंने प्रिकॉशन पहले ले लिया था। उसके बाद मैं उस केस को सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करवाकर मैंने सेक्शन बेल कैंसिलेशन का पिटीशन यहाँ मैंने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। बेल कैंसिलेशन का प्रोविजन भी है, सेक्शन 439 में इसका प्रोविजन भी किया गया है। तो मैंने कैंसिलेशन पिटीशन यहाँ फाइल करवा दिया। और वह आप विश्वास नहीं करेंगे कि वह 2 डेट में बहस चला, और यह उसी आधार पर, इन्फॉर्मेटिव पिटीशन के आधार पर, एफआईआर के आधार पर वो उसका बेल कैंसिल हो गया और उस व्यक्ति को फिर से जेल जाना पड़ा। तो अब नेचुरली अब पहली जीत इसकी हो गई। अब तो बेल लेने के लिए आएगा तो यह भी बताया जाएगा कि यह पहले भी जो बेल लिया था उसमें उसने कंडीशन का वायलेट किया, लेकिन चूंकि वह रिटर्न में नहीं था कंडीशन, इसलिए उसने उसको माना नहीं और उल्टे हम लोग को धमकी दे रहा था। तब अब जो दूसरी बात होगी वो क्या होगी, वो कॉम्प्रोमाइज के लिए जब वो आएगा या बेल लेने के लिए आएगा, और जब मैं अपोज करने के लिए जाऊंगा तो इन सारी बातों को जब उठाऊंगा तो उसे 10 लाख देना पड़ेगा। ये किस चीज के चलते हुआ? इन्फॉर्मेटिव पिटीशन के चलते हुआ, और इन्फॉर्मेटिव पिटीशन के चलते एफआईआर को इग्नोर करना मुश्किल हो गया। तो यह आप जान लीजिए कि इन्फॉर्मेटिव पिटीशन की कितनी ताकत होती है। यह किसी भी वकील का क्लाइंट को बचाने के लिए उसका सीक्रेट हथियार है। आप इस चीज को जितना ज्यादा यूज करेंगे क्रिमिनल केसेस के मुतल्लिक, उतना ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब मैंने आपको कहा कि बेसिस ऑफ द जो पिटीशन है, क्या बैकग्राउंड है केस का, वो आपने दिया। फिर आपने एप्रीहेंशंस दिखाया कि क्या एप्रीहेंशंस है, क्योंकि वही जो है वह बेसिस है आपका। इसके पहले जो बेसिस है कि क्यों वह एप्रीहेंशन है, वह बेसिस है। जैसे कि इस केस में मैं बात कर रहा हूं कि मैंने केस फाइल किया था जिसमें वह बेल पर था और उसमें मैं गवाही हूं, ठीक है, और इसीलिए मुझे बार बार धमकी आ रही है। तो अब यह तो बेसिस हो गया केस का।
अब एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन क्या है कि वो मुझे मार सकता है, मुझे उठा सकता है, मेरी संपत्ति को लूट सकता है, ठीक है ना, मेरे परिवार को क्षति पहुंचा सकता है। तो यह एप्रीहेंशंस हो गया, ठीक है ना। यह इंफॉर्मेटिव पिटीशन का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो तत्व है, जो सार है, जो एसेंस ऑफ द पिटीशन है, वह एप्रीहेंशन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसको आपको अच्छे से और बहुत ही अच्छे से आपको वहां पर ड्राफ्ट करना होगा और बहुत ही आर्टिकुलेटिव तरीके से आपको वहां पर पुट करना होगा। और एक बात और भी आप जान लें, जैसे आप पिटीशन को फाइल करने जाते हैं, तो पहले जब इंफॉर्मेटिव पिटीशन फाइल लोग करते थे तो वो सीधे सीधे जाकर जमा कर दिए रिश्तेदार के पास, आपका पिटीशन अप्रूव हो गया, सर्टिफाइड कॉपी मिल गई। लेकिन अब जो सीजीएम है वह बुलाते हैं जो पिटिशनर है, उससे उसकी बात सुनते हैं, उसको जानते हैं और जानने के बाद तब उसको वह अलाउ कर देते हैं। उसको डिसमिस करने की संभावना नेचुरली कम ही रहती है, क्योंकि इसमें ट्रायल की तो बात नहीं, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। हम बोले कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, हमसे क्या करें कि हमको ऐसा ऐसा संभावना है, हमको प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस देगी, कोर्ट के आदेश से देगी। तो ये सारी चीजों को उसमें मेंशन करना होता है। इसके बाद लास्ट में आपको प्रेयर देना होता है, और प्रेयर के साथ उसके साथ आपको एफिडेविट ओथ जो भी आपको देना है वो आपको वहां पर देना होता है। वहां फॉर्मेट उस कोर्ट का अपना होता है, उसमें आपको देना होता है। और साथ में आपको एनेक्सर लगा दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि एनेक्सर जो केस हुआ है और जो वहां से जो बेल उसको ग्रांट किया गया, उन सारी चीजों को एनेक्सर के रूप में लगा लीजिए। तो यह एक मजबूत एंटिसिपेटरी आपका इंफॉर्मेटिव पिटीशन तैयार हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखें कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, जिसको कि आप पूरे केस के दौरान लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यदि लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहां पर यूज करिए, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां यूज करिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां यूज करिए। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का फिर कोई काट नहीं है, क्योंकि आपने घटना होने के पहले इसका अंदेशा जताया था और उस पर आपने लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर उस पर जज की मुहर भी आपने लगवा ली है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि एक वकील के लिए एक गुप्त हथियार है, जिसको आप जब चाहें तब अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसको यूज करने में थोड़ी सावधानी की भी जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप गलत तरीके से इसको ड्राफ्ट कर दें और तब उसी आधार पर आपके क्लाइंट को थोड़ा सफर करना पड़ जाए, क्योंकि अब गलत ड्राफ्टिंग यदि होगी, गलत तरीके से फैक्ट्स को पुट किया जाएगा, गलत एप्रीहेंशंस दिखाए जाएंगे और वो मान लीजिए प्रूफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़े क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ड्राफ्टिंग के समय इस बात को ध्यान में रखना है। मैं आपको ड्राफ्ट की कॉपी भी दूंगा और आप इस पर वर्कआउट भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको ड्राफ्ट बेहतर तरीके से करना है। और अब आते हैं एफआईआर पर। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बतलाया कि एफआईआर जब ड्राफ्ट करने की बात आती है तो जब कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तो वह सीधे थाने चला जाता है और थानेदार ही उस एफआईआर को अपने से ड्राफ्ट करने लगता है। तो थानेदार जब ड्राफ्ट करेगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। वो व्यक्ति बोलता है, यदि व्यक्ति इलिटरेट है तो बोलता है, वो थानेदार अपने तरीके से उसको ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति यदि आपके पास आता है, ठीक है ना, और आपको पता चलता है कि भाई उसके साथ घटना घटी, एफआईआर करना है, तो ऐसी स्थिति में आप जो ड्राफ्ट करेंगे वो कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, या फिर आप किसी व्यक्ति को यह बताएं कि कैसे, क्लाइंट को बताएं कि कैसे इसको ड्राफ्ट करना है, क्योंकि आपके पास वो सलाह लेने आएंगे। तो सलाह लेने आएंगे तो आप बताइए। तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टू सेवा में थाना थाना इंचार्ज, ठीक है ना, थाना थाना का जो अध्यक्ष है वह, या फिर एसएचओ जो है, एसएचओ है मेट्रोपॉलिटन में एसएचओ होता है, वह उसका देना पड़ेगा, किस थाना का है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और तब आप आते हैं कि सब्जेक्ट पर कि एफआईआर दर्ज करने के, प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। एफआईआर जैसा कोई शब्द सीआरपीसी में नहीं है। आपसे इंफॉर्मेशन देने की बात आती है कि आप इंफॉर्मेशन थाने को देते हैं,
चूंकि वह एक रिपोर्ट के रूप में होता है, इसलिए उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है, लेकिन सीआरपीसी में एफआईआर जैसा शब्द नहीं यूज किया गया। तो आप वहां लिखेंगे प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, ठीक है ना, रिगार्डिंग कंप्लेन वगैरह जो भी आपको लिखना है, यदि इंग्लिश में लिखते हैं तो, लेकिन आप थाने को लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखें तो वो बेहतर होगा। इसके बाद आप देते हैं कि अपना परिचय देते हैं कि मैं अमुक अमुक अमुक, कि मैं एसएन एसएन प्रसाद सन ऑफ यह मेरा एड्रेस यह है, मेरा एड्रेस यह है। उसके बाद फिर आप घटना का जिक्र करते हैं, क्या घटना आपके साथ हुई है, ठीक है। और घटना का जिक्र जब आप करते हैं तो घटना का जिक्र आपको डिटेल में वहां पर करना होता है। और साथ साथ एक बात का आप ध्यान रखें, यदि आप घटना का जिक्र कर रहे हैं तो घटना के जिक्र के साथ साथ आपको विटनेस यदि कोई है तो आप विटनेस यदि डालते हैं तो आपका एफआईआर मजबूत बनता है। और विटनेस एक नहीं, विटनेस 2 आपको डालने होंगे। यदि विटनेस 2 डाल देते हैं तो आपका एफआईआर मजबूत बनता है और वह एफआईआर सस्टेन करता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो जो कंटेंट है वह आप डालें, इसके बाद आप डालें कि जो आपके गवाह हैं, जो विटनेस है, उसके बारे में आप डालें, ठीक है। उसका बैकग्राउंड दे दें। यदि मान लीजिए कि पहले से कुछ जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही है तो उसका बैकग्राउंड दे दें कि क्यों आपके ऊपर आक्रमण हुआ, क्यों आपके हत्या का प्रयास हुआ, क्यों आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास हुआ, क्यों आपको लूटने का प्रयास हुआ, क्यों आपके साथ मारा पीटी हुई। इन सारी चीजों को आप उसमें बैकग्राउंड में उसमें ले लें। और फिर आप नीचे डाल दें कि यदि आप लॉयर के रूप में उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शन जरूर दे दें, इसी सेक्शन के तहत आप इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए। ऐसे आपको बता दें कि सेक्शन आप जो भी लिखेंगे तो उससे थाने में थोड़ा प्रेशर रहेगा कि जानकार है और ऐसे तो गड़बड़ करने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन आप सेक्शन यदि नहीं डालते हैं तो थाने का जो क्लर्क होता है, जिसको कि मुंशी, थाने का मुंशी के रूप में लोग जानते हैं कॉमनली, वह उस सेक्शन को उसमें चढ़ाता है। लेकिन आप यदि एक वकील होने के नाते ड्राफ्ट कर रहे हैं तो सेक्शन को डाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा और आप एफआईआर मजबूत बनेगा। और उसके नीचे में आप अपना उसका सिग्नेचर अपना नहीं, क्योंकि वकील एफआईआर नहीं दर्ज करेगा, वो इन्फॉर्मेंट नहीं होगा, वह उसके एफआईआर दर्ज जो विक्टिम है वह करेगा या फिर उसके रिलेटिव करेंगे या फिर उसके कोई मित्र करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। और यदि कोई भी नहीं है तो पुलिस भी एफआईआर को दर्ज सीधे करती है, लेकिन मैं पुलिस एफआईआर की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ जो विक्टिम के द्वारा एफआईआर किया जाता है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जो जो विक्टिम है वह या सिग्नेचर करेगा या फिर जो उसके मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, नजदीकी रिश्तेदार हैं, वो उसमें सिग्नेचर करेंगे, वह इन्फॉर्मेंट बनेंगे। और उसमें आपको नीचे अपना पूरा एड्रेस, इसके साथ साथ अपना फोन नंबर, इन सारी चीजों को आपको डालना होगा। एक चीज और, जब आप विटनेस का नाम डालते हैं तो विटनेस के नाम के साथ उसका एड्रेस और उसका भी फोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इस ढंग से आप काफी मजबूत एफआईआर तैयार कर सकते हैं और मजबूत एफआईआर मजबूत केस का आधार बनता है। मैंने आपको कहा कि वो एविडेंस नहीं है, लेकिन केस को शुरू करने के लिए, ठीक है ना, एक बहुत ही मजबूत आधार है और उसके आधार पर ही वह इनटू मोशन में आता है केस। तो एफआईआर को कैसे ड्राफ्ट करना है ये आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा।